नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। आईएमएफ में एक और भारतीय की एंट्री हो चुकी है, जहां पर रिसेंटली आईएमएफ ने भारत के उर्जित पटेल को अपॉइंट किया है एज अ आईएमएफ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये भारत के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। दूसरी खबर अमेरिका के वित्त मंत्रालय से सामने निकल के आ रही है, जिसमें ये बात क्लियर बताई गई है कि भारत पर जो एडिशनल 25% टैरिफ लागू किया गया है, इसके पीछे सिर्फ रूसी तेल ही वजह नहीं बल्कि कई और रीजंस दिए जा रहे हैं। तीसरी खबर पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जो कि अब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, उन्हें एज अ पार्टनर कंसीडर कर रहा है ताकि अपने देश में एक बड़ी कॉपर माइन सेटअप की जा सके। चौथी खबर नाटो से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने नए प्लांट को ओपन कर दिया और यहां पर बड़े पैमाने पर हथियारों को तैयार किया जाएगा। इसमें से काफी बड़ी हथियारों की सप्लाई सीधे यूक्रेन तक की जा सकती है। पांचवी खबर अमेरिका की तरफ से एक अर्थशास्त्री ने कुछ चेतावनी देते हुए समझाया है ट्रंप को कि भारत के खिलाफ एक्शन उस तरीके से अमेरिका पर भारी पड़ेगा जिसके बारे में इन्होंने अभी तक नहीं सोचा, और भारत चीन जैसे देशों के खिलाफ जाकर के अमेरिका खुद ब्रिक्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आईएमएफ से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आईएमएफ के बारे में आप जानते होंगे, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसके जरिए दुनिया के अलग अलग देशों को पैसा दिया जाता है। कई बार आईएमएफ के जरिए पाक जैसे देशों को भी पैसा मिल जाता है, जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आईएमएफ के अंदर अब भारतीय की एंट्री हो चुकी है, जहां पर पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी को आईएमएफ का एक नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिसमें वो आने वाले 3 सालों तक भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये नियुक्ति एक ऐसे समय में हुई है जब आईएमएफ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, तेजी से बढ़ते कर्ज के बोझ और बदलते व्यापार संबंधों का सामना कर रहा है। अब उर्जित पटेल जी किस तरीके से समाधान निकालते हैं आईएमएफ के अंदर, अगर कुछ नई पॉलिसी चेंज की जाती है तो डेफिनेटली भारत का नाम इससे ऊपर जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि उर्जित पटेल जी ने साल 2016 से दिसंबर 2018 तक आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया। इसके अलावा इनका पार्टिसिपेशन, नोटबंदी, जीएसटी लागू करना, सेंट्रल बैंक्स के अंदर होने वाला डिस्प्यूट, इन सभी चीजों का समाधान निकालने में रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? आईएमएफ जैसे बड़े संस्थान में एक भारतीय की एंट्री को लेकर के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने सीधे शब्दों में ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत पर जो एडिशनल 25% टैरिफ लागू किया गया है, इसके पीछे सिर्फ रूसी तेल का मामला नहीं है। अगर बेसिकली समझा जाए तो जब ट्रंप अनाउंसमेंट करते हैं कि पूरी दुनिया पर टैरिफ लागू किया जाएगा, भारत को भी टारगेट किया जाता है। ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लागू करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीद को बंद नहीं किया तो भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। भारत भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और रूस से तेल खरीदने के व्यापार को बंद न करने की शर्त पर चीजों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है, और ट्रंप भारत पर 27 अगस्त से एडिशनल 25% टैरिफ लागू करते हैं और आज भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगभग 50% टैरिफ लागू हो चुका है। इसमें कुछ चीजों को छूट दी गई है, लेकिन जिन चीजों पर टैरिफ लगा है इससे लगभग 60 अरब डॉलर का व्यापार खतरे में पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ नए सिग्नल्स दिए गए हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ये बताया गया कि सिर्फ भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, इसके पीछे वजह रूस से तेल खरीदने तक सीमित नहीं बल्कि ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। और पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत अच्छे और बड़े स्तर पर अच्छे संबंध है, इसके बावजूद भी सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं है जिससे हम टैरिफ लागू करें। उनका कहना है कि अप्रैल में टैरिफ के ऐलान के बाद भारत ने टैरिफ की बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। असल में भारत को कई बार सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की या फिर धमकाने की कोशिश की गई और भारत ने उस बात को नहीं माना। अमेरिका ने अपनी कई कंडीशंस रखी, अलग अलग सेक्टर्स, फिर चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर हमारी डेयरी इंडस्ट्री, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसे भी भारत ने नहीं माना और सभी रीजंस की वजह से टैरिफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाया गया है। साथ ही एक और रीजन दिया गया जिसमें यह बताया गया कि भारत जो तेल खरीद करके पैसा कमा रहा है वो सिर्फ भारत के कुछ बड़े ताकतवर लोगों के हाथ में जा रहा है, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ताकि भारत की जनता का भला किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब टैरिफ लगाने से आप जनता का भला करना चाहते हैं तो 50% टैरिफ लगा करके जो हमारी हैंडमेड चीजें अमेरिका में एक्सपोर्ट की जा रही थी वो पूरी तरीके से आपने बंद कर दी हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये अमेरिका की चाल है या फिर भारत के ऊपर सब कुछ मर देने की कोशिश? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तीसरी अपडेट, पाक
के अंदर मौजूद बलूच से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली कई सारे सर्वेस किए जाते हैं और आप जानते होंगे कि बलूच के पास आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ कच्चा तेल और गैस भी मौजूद है और अब बलूच के अंदर मौजूद ये खजाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो चुका है। और पाक इससे पहले बलूच अलग हो पाक से, उससे पहले ही इस पूरे खजाने की कीमतों का अंदाजा लगा चुका है और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बड़ी ताकतों के हाथ में सौंपना चाहता है, जिसमें कनाडा की कंपनी जिसका नाम है बैरिक गोल्ड कंपनी और इसके साथ पाक पार्टनरशिप करते हुए बलूच से नया कॉपर निकालने की तैयारी में है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो माइन डिस्कवर की गई है बलूच के अंदर, ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कॉपर खान बनने जा रही है। ऐसे में पाक को तो सीधा फायदा होने वाला है, लेकिन बलूच को फायदा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर पाक बलूच दोनों ही कुछ बड़ा समझौता करते हैं तो डेफिनेटली बलूच को फायदा होगा, लेकिन शायद लगता नहीं कि ये बात बन पाएगी। इसके साथ पाक ने अमेरिका से भी बातचीत करनी शुरू कर दी है कि वहां की कोई कंपनी यहां पर आकर के माइंस के काम को शुरू करे और यहां से कॉपर निकाल करके दुनिया में बेचा जाए और पाक को पैसा मिले, और उस पैसे का इस्तेमाल पाक किस तरीके से करेगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अगर नंबर वाइज डिटेल्स की बात की जाए तो पहले फेज में 2028 तक यहाँ पर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और हर साल लगभग 8 लाख टन कॉपर कंसंट्रेट यहां से निकाला जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 6.6 बिलियन US$ की होगी और यहां पर इस कैनेडियन कंपनी को 50% गोल्ड के स्टेक दिए जाएंगे, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट, और इसमें से पाक सरकार को 25% और बलूच को 25%। वैसे तो प्रपोजल अच्छा है, बलूच को 25% डायरेक्टली फायदा होगा, लेकिन एग्जैक्टली फायदा मिलेगा या फिर नहीं ये आने वाले समय में पता चलेगा। और इस पैसे को जुटाने के लिए करीब 400 मिलियन US$, IFC 300 मिलियन US$, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 100 मिलियन US$, US एक्सिम बैंक से 150 मिलियन $, ADB का क्रेडिट गारंटी पैकेज लेकर के शुरू किया जाएगा। यानी कि पाक को अपने देश के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो डेफिनेटली इन्हें कर्ज लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारत पर लगातार उल्टी सीधी टिप्पणियां करने वाले इस देश की मदद की जानी चाहिए कनाडा या फिर अमेरिका की तरफ से, या फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के एक दबाव जरूर बनाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट नाटो कंट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोपियन डिफेंस की सबसे ज्यादा पावरफुल कही जाने वाली कंपनी राइनमेटल ने हाल ही में उत्तरी जर्मनी के यूरोप की सबसे बड़ी गोला बारूद बनाने वाले कारखाने का उद्घाटन कर दिया है। ये यूरोप की सबसे बड़ी प्लांट होने वाली है, जहां पर अब युद्ध स्तर के बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन एक खबर सुनकर के आपको लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया, हथियारों का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि ऐसे देश सालों से करते चले आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हथियारों का प्रोडक्शन अमेरिका को क्लियर मैसेज देना है और अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचते हुए अपना दबदबा बनाना चाहता था, जिसे जर्मनी जैसे देश अब लगभग खत्म करने की तैयारी में है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 की पहली छमाही में कंपनी ने जो बिक्री आंकड़े दर्ज कराए हैं वो लगभग 4.7 अरब यूरोस के आसपास है, जिसमें 24% की पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई और प्रॉफिट भी इनका लगभग 475 मिलियन यूरोस के आसपास पहुंच चुका है और ये लगातार अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। और यूरोप का रक्षा बजट 2025 में जीडीपी का करीब 3.2% था और अनुमान है कि आने वाले समय में इसे 3.5% तक किया जाएगा, जिसमें काफी बड़ा हिस्सा हथियारों को बेच करके आने वाला है। बाकी क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि नाटो के देश ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि ट्रंप को काउंटर करना है तो उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी पर चोट पहुंचानी होगी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वॉल्फ के सामने निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं उनकी खुलकर के आलोचना की है। इनका कहना है कि आज जिस तरीके से भारत, ब्राजील, चीन, रूस जैसे देशों का गलत इस्तेमाल ट्रंप ने करना शुरू कर दिया है, अनाप शनाप टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इससे वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। असल में उन्होंने बताया कि जिस तरीके की नीतियां ट्रंप ने अपनानी शुरू कर दी हैं, आने वाले समय में ये ब्रिक्स को और ज्यादा मजबूत करेगा। आखिर क्या जरूरत थी भारत पर 50% टैरिफ लागू करने की, जिसमें सिर्फ भारत ने रूस से तेल क्या खरीदा जो कि भारत अपने हितों की रक्षा कर सकता है, अपनी ऊर्जा नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है और जहां सस्ता मिलेगा भारत को अधिकार है खरीदने का। ऐसे में कोई रीजन नहीं बनता कि भारत पर टैरिफ लगाया जाए। या तो अमेरिका खुद रूस से व्यापार ना करता हो, जो कि खुद पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा व्यापार करना शुरू कर चुका है रूस के साथ। अब कोई तीसरा देश आकर के व्यापार करे तो अमेरिका को दिक्कत होती है। अब ये क्लियर मैसेज है कि आने वाले समय में जो भारत पर चोट पहुंचाई गई है यह हाथी को मुक्के मारने के बराबर है और ब्रिक्स को और ज्यादा मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है। बाकी ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।